नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट का जो दूसरा सेशन होने वाला है ऑब्जेक्टिव, उसको देखने वाले हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट पे हमारा विशेष फोकस इसलिए है क्योंकि यह जो है 15 नंबर का पूछा जाता है बिहार जुडिशियल सर्विस में। और बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम जैसे कि हमको पता है 4 जून को जो है वो फिक्स किया गया है। तो उसी क्रम में हम आज अपना दूसरा लेक्चर देखते हैं और फिर से हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस ऑब्जेक्टिव को। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, इसके पहले के लेक्चर में हमने 31 तक कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, देख लीजिए। और इस क्लास का पीडीएफ जो है हमारे इसी सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल एलएलबी नोट्स इन हिंदी करके जो है टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, उसमें इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अतिचार की दुष्कृति के विरुद्ध वैध बचाव है। मतलब जब अतिचार नामक टॉर्ट होता है तो उसमें एक वैध बचाव जो डिफेंस है, जो हम बचाव लेते हैं, वो कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो होगा आपको सेक्शन ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, व्यक्तिगत अभिरक्षा। व्यक्तिगत अभिरक्षा में अगर आप कोई ट्रेसपास कर देते हैं तो उसके लिए आप जो है टॉर्ट के दोषी नहीं माने जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अपकृत्यकारी षड्यंत्रपूर्ण घटना होती है। अपकृत्यकारी षड्यंत्रपूर्ण घटना होती है, दो या दो से अधिक व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों से किसी तीसरे व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति विधिक साधनों से किसी तीसरे व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाते हैं। ये तो सेम ऑप्शन दे रखा है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, नहीं सॉरी, दो या दो से अधिक व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों से किसी तीसरे व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाते हैं। मतलब कब कहते हैं कि षड्यंत्र द्वारा जो है कोई टॉर्ट हुआ है, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों से, उनका जो मीन था वो अनलॉफुल था। एक्ट लॉफुल था या नहीं यह नहीं बताया गया है, मीन जो है उनका करने का तरीका जो है वो गलत था। दो या दो से अधिक व्यक्ति विधिक साधनों से, लॉफुल मीन से किसी तीसरे व्यक्ति को तकलीफ पहुंचाते हैं। तीसरा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति विधिपूर्ण प्रकार से तीसरे व्यक्ति की मदद करते हैं, तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है। चौथा है दो या दो से अधिक व्यक्ति विधिपूर्ण साधनों से किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, दो या दो से अधिक व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों से किसी तीसरे व्यक्ति को जब तकलीफ पहुंचाते हैं तब माना जाता है कि यह जो है कंस्पिरेसी द्वारा जो है टॉर्ट कमिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से एक अपकृत्य विधि का लेखक नहीं है। तो विनफील्ड भी अपकृत्य विधि के लेखक हैं, सामंड भी अपकृत्य विधि के लेखक हैं, फ्लेमिंग भी अपकृत्य विधि के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपको फ्रीडमैन हो जाएगा, ये अपकृत्य विधि के लेखक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद बिना क्षति की हानि से संबंधित नहीं है। बिना क्षति की हानि अर्थात डैमनम साइन इंजुरिया से रिलेटेड कौन सा वाद नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सा वाद डैमनम साइन इंजुरिया से रिलेटेड नहीं है, बिना क्षति की हानि, अर्थात इसमें विधिक क्षति नहीं हुई है लेकिन वास्तविक हानि हुई है, उससे संबंधित कौन सा वाद नहीं है। अर्थात इसमें 3 वाद ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति को वास्तविक हानि हुई है और एक ऐसा वाद है जिसमें व्यक्ति को विधिक हानि हुई है, वास्तविक हानि नहीं हुई है। तो इसका आंसर जो है वो होगा आपको भीम सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इसमें जो है भीम सिंह को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा बिना किसी वजह के कुछ दिन तक गिरफ्तार कर लिया गया और पुनः इन्हें छोड़ दिया गया। तो वास्तविक रूप से इन्हें कोई हानि हुई नहीं थी, परंतु इनका जो विधिक अधिकार था वो उसका वायलेशन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 36,
अपकृत्य में भंग होता है व्यक्ति बंधी अधिकार का, मूल कर्तव्य का, सर्वबंधी अधिकार का। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा आपको। और सर पता है आपको कि अपकृत्य विधि में जो है विधि पहले ही से कुछ ड्यूटीज फिक्स करती है, उस ड्यूटीज के वायलेशन से ही टॉर्ट कमिट होता है, और यह परिभाषा विनफील्ड ने दी थी। तो ये जो विधि ने जो ड्यूटीज फिक्स कर रखे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं कर रखे हैं, अपितु पूरे संसार के प्रति वो ड्यूटी फिक्स करी गई है। सर्वबंधी होता है वो, राइट इन रेम होता है, राइट इन पर्सोनम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37, अपकृत्य किसी व्यक्ति के लोकबंधी अधिकार का समान रूप से उल्लंघन है, ठीक है, जिसमें पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति का वाद चलाए जाने का अधिकार उपलब्ध होता है। तो जैसे ही यह शब्द मिला लोकबंधी अधिकार, तो यह परिभाषा जो है लोकबंधी अधिकार से संबंधित परिभाषा जो है वो फ्रेजर ने दी थी। विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से जब अपकृत्य कमिट होता हो तो वो परिभाषा विनफील्ड की है। आप कीवर्ड याद रखिए, सारे स्कॉलर्स के स्टेटमेंट को याद रखना बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए कीवर्ड को याद रखिए। जब भी आपसे कहा जाए कि विधि जो है, लॉ जो है, कुछ ड्यूटीज़ को फिक्स कर रखी है और उन ड्यूटीज़ का आप वायलेशन करते हैं तो टॉर्ट कमिट होता है, यह बात विनफील्ड ने कही थी। सामान्य ने कहा था कि यह एक सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए क्या उपचार है, क्या रेमेडी है, तो अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए प्रोसीड करना। और फ्रेजर ने कहा था कि अपकृत्य लोकबंधी अधिकार का उल्लंघन होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, फ्रेजर। सेक्शन 38, किस विधि शास्त्री ने कहा है कि अपकृत्य विधि अपकृत्यों की विधि नहीं है वरन यह अपकृत्य विधि है? तो क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर है विनफील्ड। विनफील्ड ने एक बुक लिखी है लॉ ऑफ टॉर्ट, जबकि सामंड ने एक बुक लिखी है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो सामंड इसे अपकृत्यों की विधि कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, सामंड ने ही पिजन होल थ्योरी दी है, कपोत क्षेत्र का सिद्धांत। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स सामंड ने कहा है, पिजन होल थ्योरी सामंड ने दिया है। और इसमें से प्रश्न पूछना बहुत ही स्वाभाविक है, पूछा ही जाएगा आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो सामंड को याद रखिएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स उन्होंने लिखा है और पिजन होल थ्योरी दी है। विनफील्ड ने इसे बस लॉ ऑफ टॉर्ट का है, अपकृत्य की विधि कही है, जबकि सामंड ने कहा है कि कई तरह के अपकृत्यों के मिलने से इसका निर्माण होता है, इसलिए यह लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 39, अपकृत्य किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण है। किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण है, जब आप अपनी कोई ड्यूटी को ब्रीच करते हैं तो किसी व्यक्ति का जो है लीगल राइट वॉयलेट होता है, जो क्षतिग्रस्त पक्षकार के द्वारा लाए गए वाद पर प्रतिकर का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जो है वो फ्रेजर का है। फ्रेजर ने कहा था कि अपकृत्य किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण है, अपकृत्य किसी लोकबंधी अधिकार का अतिक्रमण है। ये शब्द फ्रेजर के हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विनफील्ड का स्टेटमेंट पहचानना हो तो उन्होंने कहा था विधि जिस कर्तव्य को निश्चित कर रखी है उसका उल्लंघन अपकृत्य कहलाता है। जो ड्यूटीज़ लॉ ने फिक्स कर रखे हैं उसका ब्रीच करना, उसको वायलेट करना जो है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहलाता है। टॉर्ट कमिट वहाँ से होता है। सामंड ने कहा है कि यह सिविल दोष है और अपर निर्धारित नुकसानी की कार्रवाई की जाती है, लेकिन फ्रेजर ने कहा यह लोकबंधी अधिकार का वायलेशन है या व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण है। क्वेश्चन नंबर 40, षड्यंत्र की दुष्कृति में, इसका पहले वाला क्वेश्चन भी था, षड्यंत्र की दुष्कृति जो थी, अपकृत्यकारी षड्यंत्रपूर्ण घटना होती है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अनलॉफुल मीन से किसी थर्ड पर्सन को कोई डैमेज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि कंस्पिरेसी द्वारा टॉर्ट करना। फिर से यहाँ एक नया क्वेश्चन है कि षड्यंत्र की दुष्कृति में दो या दो से अधिक व्यक्ति बिना विधिपूर्ण औचित्य के संगठित होते हैं, स्वयं को लाभ प्राप्त करने हेतु, पीड़ित के विधिक अधिकार का उल्लंघन करने हेतु, पीड़ित को जानबूझकर नुकसान कारित करने हेतु, अपने स्वयं के हित को संरक्षित करने हेतु। तो इसमें जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पीड़ित को जानबूझकर नुकसान कारित करने हेतु, यानी कि अनलॉफुल मीन से किसी तीसरे व्यक्ति को जो है क्षति पहुंचाने का उद्देश्य होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर किसी को जब नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि षड्यंत्र द्वारा वो टॉर्ट कमिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह।
और इसका ये जो है वैगन माउंट का वाद संबंधित है। तो वैगन माउंट का मामला जो है वो युक्ति युक्त पूर्वानुमान के मापदंड से संबंधित है। वैगन माउंट का मामला जो है बड़ा फेमस है। इसमें क्या था कि इसका मेन थ्योरी ये है कि विधि जो है वो दूर की क्षति पर ध्यान नहीं देती है, निकट की क्षति जो एक व्यक्ति युक्ति युक्त पूर्वानुमान लगा सके अपने कार्य, जो वो कार्य कर रहा है उसके कौन कौन से परिणाम आएंगे, तो जहाँ तक वह परिणामों को समझने में सक्षम है उसकी लाइबिलिटी वहीं तक है। बहुत दूर की क्षति पर ध्यान विधि इसलिए नहीं देती है क्योंकि एक व्यक्ति के कार्यों के अनंतहीन परिणाम हो सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा है, उसके लिए उसकी पत्नी बाजार से दवा ला रही है। एक तीसरा व्यक्ति बाजार में आ रहा है, उसकी बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है उस युवती का, उसके हाथ से दवा छूट जाती है। युवती जो है वो जख्मी हो जाती है, जो हॉस्पिटल में पड़ा है उसकी पत्नी जख्मी हो जाती है और उसको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यह दवा समय से नहीं पहुंच पाने के कारण वह व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट था उसकी मृत्यु हो जाती है। यह समाचार सुनते ही पत्नी को जो है नर्वस शॉक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी और पति जो दंपति थे उनके बच्चे जो हैं वो अनाथ हो जाते हैं, आजीवन गरीबी में जीते हैं। तो एक व्यक्ति के कार्यों का अनंतहीन परिणाम हो सकता है, लेकिन वो अब सारे अपने परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। जितने परिणामों को वह अपने कार्यों के जितने परिणामों को समझ सकता है, एक कॉमन सेंस वाला व्यक्ति जो है जितने परिणामों को देख सकता है, सोच सकता है, उतने ही के लिए उसे लायबल बनाया जाता है। और यही बात जो है, तो इसके लिए दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे कि कोई क्षति दूर की है अथवा निकट की। तो इसके लिए एक युक्तियुक्त पूर्वानुमान की क्षति थी, जो मैंने अभी बताया कि एक कॉमन मैन जितनी क्षति तक सोच सकता है, जितने रिजल्ट्स अपने एक्ट के देख सकता है, वहीं तक वो लायबल होता है। और दूसरा होता है प्रत्यक्षता का मापदंड, अर्थात आप जो भी कंडक्ट कर रहे हैं उससे डायरेक्ट कनेक्टेड कौन कौन से परिणाम हैं। तो वैगन माउंट का जो वाद था वो युक्तियुक्त पूर्वानुमान के मापदंड से संबंधित था। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाता है। अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन है 42। तो इसमें क्या है कि जब कोई कृत्य अपराध और अपकृत्य दोनों हो, मतलब कोई ऐसा आप एक्ट कर रहे हैं जो कि ऑफेंस भी है और टॉर्ट भी है, तो इसके लिए केवल आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है, केवल सिविल कार्रवाई की जा सकती है, सिविल अथवा आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, और प्रथमतः आपराधिक कार्रवाई ही की जा सकती है। तो ये तो आपके ऊपर है कि टॉर्ट है तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट में जाइए, तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, सिविल कार्रवाई कर लीजिए। और ऑफेंस के लिए उपचार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है आपराधिक कार्रवाई कर लीजिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो मानहानि है। मानहानि आईपीसी के सेक्शन 499 में बताया गया है। मानहानि आईपीसी के सेक्शन 499 में मानहानि बताया गया है और टॉर्ट में भी मानहानि को बताया गया है। तो अगर किसी व्यक्ति की मानहानि होती है तो वह चाहे तो आईपीसी के अंतर्गत जो है व्यक्ति को पनिशमेंट दिलवा सकता है, और अगर वह चाहता है तो टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए सूट फाइल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, यह सैद्धांतिक विवाद कि यह अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि निम्नलिखित में से किन लेखकों के मतों के कारण उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन रिपीट हुआ। सामंड ने इसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहा है और विनफील्ड ने इसे लॉ ऑफ टॉर्ट कहा है। तो हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सामंड तथा विनफील्ड। पिजन होल थ्योरी भी सामंड ने दिया है, ध्यान रखिएगा। पिजन होल थ्योरी सामंड ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा नया उदीयमान अपकृत्य है। तो यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1999 में पूछा था और उस समय नया एक अपकृत्य आया हुआ था, नया टॉर्ट आया हुआ था। तो एकांतता भंग करने का जो अपकृत्य है, प्राइवेसी को ब्रीच करने का जो एक नया टॉर्ट आया था। हालांकि अभी जो है यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में भी है। जस्टिस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो है राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है। तो उस समय इसे टॉर्ट में भी इंट्रोड्यूस किया गया था कि प्राइवेसी को, अगर किसी के आप प्राइवेसी को भंग करते हैं, ब्रीच करते हैं, तो आप टॉर्ट के लिए लायबल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, दोषपूर्ण कार्य करने के समय जो दोष करता है, जो दोषपूर्ण कार्य करता है, उसकी मानसिक दशा के बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है,
सभी परिस्थितियों में सुसंगत होते हैं, तो यह सही नहीं है। कुछ ही परिस्थितियों में इसको जो है कंसीडर किया जाता है। दोषपूर्ण कार्य अगर हो रहा है तो दोषकर्ता की मानसिक दशा को, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो वह भी एक दोषपूर्ण कार्य है, परंतु उसमें दोषकर्ता का कोई मेंटल इंटेंशन नहीं होता है। कसूर पर आधारित अपकृत्य में सुसंगत होता है, यह भी सही नहीं है। कठोर दायित्व पर आधारित अपकृत्य में सुसंगत होता है। कठोर दायित्व के अपकृत्य में तो हम देखते ही नहीं है कि मानसिक दशा क्या थी, वो तो आपकी लाइबिलिटी फिक्स है। आपकी मानसिक दशा अच्छी थी बुरी थी डजेंट मैटर, आप लाइबल होते ही होते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर। अपकृत्य से संबंधित दायित्व में सुसंगत नहीं होती है, यह ऑप्शन सही है। अपकृत्य से संबंधित दायित्व में जो है दोषपूर्ण कार्य करते समय दोषकर्ता की मानसिक दशा सुसंगत नहीं होती है। ठीक है, यह राजस्थान पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दिए गए संभावित प्रयोजनों में से अपकृत्य के एक वाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन इंगित कीजिए। मतलब ये जितने भी आपको पर्पस दिए गए हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से अपकृत्य टॉर्ट का केस, टॉर्ट के लिए कब वाद लाया जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा ऑप्शन है, उसको यहाँ पर सुझाना है। किसी व्यक्ति को वह वापस कराना, टॉर्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन रूप से ये पूछा जा रहा है। तो किसी व्यक्ति को वह वापस कराना जिसे किसी अन्य व्यक्ति ने अनुचित रूप से उसकी हानि करके प्राप्त कर लिया था। किसी व्यक्ति को अपकृत्य करने से भयोपरत करना, मतलब किसी व्यक्ति को इस प्रकार का दंड दे देना कि वो कभी टॉर्ट कमिट करे ही नहीं, डरे। पक्षकारों के अधिकारों को विनिश्चय करना, तो अपकृत्य में तो ड्यूटी ब्रीच होती है और दूसरे पक्षकार के राइट्स का वायलेशन होता है, लेकिन दूसरे पक्षकार के कौन कौन से राइट्स होंगे इसका तो इसको फिक्स नहीं करता है लॉ ऑफ टॉर्ट। नुकसान के लिए प्रतिकर देना या नुकसान के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति का निवारण करना। तो 46 का हमारा ऑप्शन डी सही है। टॉर्ट जो है अगर कमिट होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डैमेज है उसके लिए उसको रेमेडी दी जाए, और डैमेज कंटिन्यू है तो उससे उसको जो है छुटकारा दिलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 47, यदि कोई कृत्य जो अपने आप में विधिपूर्ण है केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाता है कि उसे बुरे उद्देश्य हेतु से किया गया है। मतलब कोई भी एक्ट अगर लॉफुल है तो मात्र इस कारण से जो है वो अनलॉफुल, वो जो है मतलब मात्र इस कारण से वो अवैध नहीं हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव आपका ख़राब था, आपने उसे बुरे आशय से किया था। यह सिद्धांत जो है वो ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकल्स के वाद में दिया गया था। इसमें क्या था कि एक कंपनी थी जो शहर में पानी सप्लाई करती थी, और उसने जो है एक व्यक्ति की ज़मीन को ख़रीदा, पड़ोसी के ज़मीन को नहीं ख़रीदा, और इसलिए पड़ोसी जो है अपनी ज़मीन पर जो है बहुत गहरे गड्ढे करना शुरू कर दिया, और गड्ढा करने से जो है इनके ज़मीन का जो है, जो इस कंपनी ने ख़रीदा था, वाटर लेवल जो है ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। और तो इस प्रकार कंपनी ने केस किया कि मतलब हमारे जो है लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि कोई अपनी भूमि पर अगर न्यायोचित कार्य कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो उसका लॉफुल राइट है, और उससे आपको कोई वायलेशन हो रहा है तो वो लीगल डैमेज नहीं है, एक्चुअल डैमेज हो सकता है। और एक्चुअल डैमेज के लिए टॉर्ट कहीं भी आपको कोई रिलीफ नहीं देगा, लीगल डैमेज नहीं है। तो इस प्रकार से कोई अगर वैधपूर्ण कार्य है तो बुरे आशय से किया जा रहा है तो टॉर्ट में जो है उसका कोई महत्व नहीं है। आशय बुरा था इसलिए टॉर्ट कमिट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि अपराध विधि में आशय का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन टॉर्ट में यहाँ पर आशय इंटेंशन को साइलेंट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, एक संगीत शिक्षक ने एक नाबालिग लड़की के साथ उसकी सहमति से इस बहाने संभोग किया कि ऐसा करना उसकी आवाज़ को सुधारने के लिए अपेक्षित था। शिक्षक को वाद में बलात्कार का दोषी ठहराया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार एपीओ में भी आया है, बिहार जुडिशरी में भी आया है। तो यह वाद जो है 48 नंबर का आंसर जो है वो आपको आर बनाम विलियम्स होगा। आर बनाम विलियम्स के मामले में जो है उस शिक्षक को दोषी ठहराया गया था। उसने चीटिंग करी थी, फ्रॉड करके जो है उस महिला के साथ जो है फिजिकल रिलेशन क्रिएट किया था। 49, क्वेश्चन नंबर 49, अतिचारी को हटाने में बल प्रयोग के औचित्य के लिए वादी का संपत्ति में वास्तविक कब्जा या कब्जा करने का अधिकार होना आवश्यक है। अतिचारी जो है, जो ट्रेसपासर है, उसको हटाने में जब आप बल प्रयोग के औचित्य के लिए जब बल प्रयोग करते हैं
तो वादी का संपत्ति में वास्तविक कब्जा या कब्जा करने के अधिकार का होना आवश्यक है। अतिचार आपको पता है कब्जे के विरुद्ध अधिकार होता है, तो किसी व्यक्ति का संपत्ति पर वास्तविक कब्जा है या कब्जा करने का अधिकार है, वही व्यक्ति ट्रेसपासर को जो है बाई फोर्स वहाँ से हटा सकता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में यह सिद्धांत जो है कौन से वाद में बताया गया, तो यह सिद्धांत होम्स बनाम बैगी के वाद में बताया गया है। अब हमारा जो है यहाँ से एक नया टॉपिक है आपराधिक दायित्व। कब जो है आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, तो अपकृत्य विधि के अंतर्गत दायित्व किस प्रकार का होता है? एक व्यक्ति विशेष के प्रति होता है, व्यक्तियों की एक समूह के प्रति होता है, या सारे विश्व के प्रति होता है? यह बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको देख के फंसिएगा मत कि व्यक्ति विशेष सारे विश्व के अंदर तो व्यक्ति आ ही जाता है, तो व्यक्ति विशेष के प्रति भी होता है। जी नहीं, हमेशा अपकृत्य जो है वो राइट इन रेम होता है, राइट इन पर्सोनम नहीं होता है। यह समस्त जनमानस के प्रति होता है, लोकबंदी अधिकार होता है, समस्त विश्व के प्रति होता है। क्वेश्चन नंबर 51, दुष्कृति विधि में दायित्व निर्भर करता है वहन क्षति की मात्रा पर, आशय का आवेष्टन पर, विधिक अधिकार का अतिक्रमण पर, या लोकहित पर प्रभाव। तो 51 का आंसर जो है विधिक अधिकार का अतिक्रमण। दुष्कृति में जो है दायित्व आपका तभी होगा जब किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का अतिक्रमण हो रहा हो। जब किसी भी व्यक्ति के विधिक अधिकार का अतिक्रमण होगा तभी जो है अपकृत्य विधि में लाइबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित अपकृत्यों में से किस में दायित्व दोष पर आधारित होता है? दोष पर आधारित दायित्व किस में होता है? तो मानहानि में होता है, कपट में होता है, पशु अत्याचार में होता है, खतरनाक पशुओं के लिए दायित्व। कपट फ्रॉड में जो है दोष पर आधारित दायित्व होता है। मतलब कपट के लिए दायित्व तभी होगा जब आप दोषपूर्ण कोई कृत्य करते हैं। बिना दोष के, जैसे कठोर दायित्व का सिद्धांत, बिना दोष के आपको दायित्व लाइबल बना दिया जाता है, कठोर दायित्व का सिद्धांत है। और पूर्ण दायित्व के सिद्धांत में तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, बिना दोष के आपको जो है लाइबल बना दिया जाता है। परंतु कपट में जो है दोष पर आधारित ही दायित्व आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में जो है बताया गया है कि किस केस में क्या जो है प्रोपाउंड किया गया है। ठीक है, तो डैन बनाम हैमिल्टन का जो वाद है उसमें क्षति बिना हानि नहीं, ये सही नहीं है। मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकल्स, इसमें जो है ये हानि हुई थी, वास्तविक हानि हुई थी, विधिक हानि नहीं हुई थी। एलन बनाम फ्लड, ये सही सुमेलित है, हानि बिना क्षति पर संबंधित यह जो है वाद है। और MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यह जो है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से संबंधित वाद है, एक्ट ऑफ गॉड से संबंधित वाद नहीं है। इसमें ओलियम गैस का रिसाव हुआ था दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 54, विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य में दायित्व उदय होता है कर्तव्य भंग से, किसी निश्चित व्यक्ति के प्रति विधिक कर्तव्य के भंग से, किसी व्यक्ति के प्रति मूलतः विधि द्वारा निर्धारित विधिक कर्तव्य के भंग से, सर्वसाधारण व्यक्तियों के प्रति मूलतः विधि द्वारा निर्धारित विधिक कर्तव्य के भंग से। तो 54 का जो करीब आंसर है, सबसे सटीक आंसर ये है, ये एक सर्वबंधी कर्तव्य होता है, पूरे संसार के प्रति कर्तव्य भंग, पूरे संसार के प्रति कर्तव्य होता है और उसके भंग से जो है यह उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, अपकृत्यात्मक दायित्व ऐसे कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है जिसे पक्षकारों द्वारा नियत किया गया हो, गलत है। विधि द्वारा नियत किया गया हो, सही है। किसी संविदा द्वारा निर्धारित किया गया था, गलत है। नैतिक शिष्टाचार द्वारा निर्धारित, नैतिकता और शिष्टाचार द्वारा निर्धारित किया गया था, गलत है। तो अपकृत्य में जो ड्यूटीज़ होते हैं, पक्षकार तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है जब तक अपकृत्य कमिट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अपकृत्य में जो ड्यूटीज़ हैं वो पहले से विधि ने फिक्स कर रखा होता है। विनफील्ड की यही परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 56, अपकृत्यों की विधि ऐसे नियमों के समूह से निर्मित है जिनमें विनिर्दिष्ट क्षतियों की संस्थापना की गई है। अपकृत्यों के लिए दायित्व का कोई सामान्य नियम नहीं है। मैंने कहा अपकृत्यों की विधि सामंड ने लिखा है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स अपनी पुस्तक, और लॉ ऑफ टॉर्ट विनफील्ड ने लिखा है। तो अपकृत्यों की विधि जहाँ भी आए वहाँ सामंड जो है के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 57, अपकृत्यात्मक दायित्व पक्षकारों द्वारा नियत कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है, गलत।
किसी नैतिक अपकार से उत्पन्न होता है, गलत। विधि द्वारा नियत किसी कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है, सही। अनन्य रूप से किसी संविदा के भंग से उत्पन्न होता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 58, दुष्कृत्यपूर्ण दायित्व का जन्म विधि द्वारा पूर्व निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से होता है। विनफील्ड, विधि द्वारा जो पहले से ड्यूटीज फिक्स कर दी गई हैं उनके वायलेशन से अगर कोई टॉर्ट कमिट हो रहा है तो विनफील्ड साहब की परिभाषा है। और सामंड की परिभाषा है कि अपकृत्य एक सिविल दोष है जिसके लिए नुकसानी जो है कि कार्रवाई और निर्धारित क्षतिपूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 59, अपकृत्य गठित करने के लिए प्रतिवादी के द्वारा कोई कार्य या कार्यलोप होना चाहिए। प्रतिवादी के कार्य या कार्यलोप द्वारा वादी में निहित विधिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। प्रतिवादी का विधिक कर्तव्य होना चाहिए। तो 59 का आंसर जो है वो डी ज़्यादा सही है, क्योंकि अपकृत्य तभी होता है जब कोई कार्य या लोप किया जाए, गलत कृत्य, उस कार्य या लोप से किसी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हो और उसके लिए अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्रवाई हो उपचार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 60, क्या एक दोष के लिए दुष्कृत्यपूर्ण एवं आपराधिक दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं? क्या एक मतलब रॉन्गफुल एक्ट के लिए क्रिमिनल केस और टॉर्ट सिविल केस दोनों लाए जा सकते हैं? तो दोनों दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया मानहानि। मानहानि के लिए आप जो है टॉर्ट का भी केस ला सकते हैं और आईपीसी में 499 में भी आप बात ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर यहीं तक रहा। 1 से 2 वीडियो और आएंगे इस पर, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लगभग कवर करने का प्रयास किया गया है। ये एक कोडिफाइड लॉ है नहीं, तो इसमें सेक्शंस वगैरह है नहीं। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जो है हम प्रयास करते हैं कि बिहार पीसीएस जे में जो है वो इससे बहुत सारे क्वेश्चन मैच हो जाएं। अगर 4-5 क्वेश्चन भी मैच होते हैं तो कट ऑफ के निर्धारण में सोचिए आपके 5 नंबर अगर इस वीडियो से इंक्रीज होते हैं तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारी टीम की तरफ से। तो देखते रहिए हमारे लेक्चर्स को, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ एलएलबी नोट्स इन हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। और आज के लेक्चर को अपना यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।